वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स रूम। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे कोई भी ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन करने के बाद हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कि कहती है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, जो कहती है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं, उसके बाद हमारी जो इक्वेशन है वो अपने आप बराबर आ जाती है। वो चाहे हम एसेट्स में कोई प्लस माइनस करें, चाहे एक ट्रांजैक्शन हम एसेट्स में रिकॉर्ड करें, दूसरी हम कैपिटल या लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करें, जिस तरह से भी कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप करोगे तो अल्टीमेटली आपको ये दोनों साइड्स बराबर दिखेंगी। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब दोनों साइड्स क्यों बराबर दिखती हैं? क्योंकि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये डुअलिटी कंसेप्ट पे बेस्ड है। डुअलिटी कंसेप्ट मतलब एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक लेने वाला एक देने वाला। लेकिन दोनों में जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसकी वैल्यू हमेशा बराबर होती है। अगर मैंने किसी को 2000 रुपये दिए तो जिसको दिए उसने भी मुझसे 2000 रुपये लिए। अगर वो मेरे लिए एक्सपेंस है तो मेरा एक्सपेंस 2000 का है, उसके लिए इनकम है तो उसके लिए इनकम भी 2000 की है। तो अगर मैं अपना अकाउंट डेबिट करता हूं तो वो सेम अमाउंट अपनी बुक में क्रेडिट करेगा, यानी दोनों की वैल्यू जो है, अमाउंट जो है, वो हमेशा सेम रहेगा। तो यही डुअलिटी कंसेप्ट इसी के ऊपर चल के हम जब कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उनकी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स, कैपिटल या लायबिलिटीज़ में, तो हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग के बाद ये दोनों साइड्स अल्टीमेटली बराबर आती हैं। आप कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, किसी भी तरह के बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ले लो, आप देखोगे वो ट्रांजैक्शन करने के बाद दोनों साइड्स बराबर आई। तो एसेट्स क्या है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बिजनेस के पास तो टोटल में प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मान लो एक बिजनेस के पास टोटल में 1 लाख की प्रॉपर्टीज़ हैं और सपोज करो इस 1 लाख में से 80,000 ओनर ने लगाया है जो कि उसकी कैपिटल होगी, और इसका मतलब बाकी 20,000 उसकी कोई लायबिलिटी है, वो चाहे बैंक से लोन ले रखा है या फिर किसी और से लोन ले रखा है, वो उसकी लायबिलिटी होगी। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दूसरी तरीके से लें कि अगर मान लो मुझे इसकी कैपिटल निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल कितनी थी? कैपिटल 80,000। अगर मैं अपने एसेट्स में से माइनस कर दूं लायबिलिटीज तो आपकी कैपिटल आ जाएगी। आप देख के कर लो, एसेट्स आपके 1 लाख के हैं, लायबिलिटीज आपकी 20,000 की है, डिफरेंस आपकी कैपिटल हो जाएगी जो कि आपके सामने 80,000 है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। कि लायबिलिटीज में से एसेट्स में से जब हम अपनी कैपिटल माइनस करते हैं, जैसे एसेट्स 1 लाख के हैं, कैपिटल 80,000 की हैं, जब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो वो 20,000 आएगा जो कि हमारी क्या होगी? लायबिलिटी। तो आपके क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा कि आपको एक इक्वेशन बना के दे दी जाएगी, उसमें से कहा जाएगा कि इसमें से राइट वाली आपको चूज करनी है या फिर जो गलत है वो चूज करनी है। तो आपको देखना है कि ये 3 इक्वेशंस आपके सामने जो हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम करें, कोई भी लेन देन, चाहे हमने गुड्स बेची, चाहे गुड्स खरीदी, चाहे किसी को सैलरी दी, चाहे कोई हमें इनकम हुई, चाहे कोई हमने एसेट्स खरीदा, चाहे कोई हमने एसेट्स बेचा, चाहे कोई हमने उधार में कोई चीज़ खरीदी या हमने कोई उधार में चीज़ बेची, कुछ भी हम करेंगे अल्टीमेटली दोनों सेट्स को बराबर कर देगा। तो अब उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए फर्म आर इक्वल। कि फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज मतलब लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों मिला के फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं वो बराबर होती हैं। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल कंसेप्ट। देखो डुअल कंसेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज ए डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ, मैंने कहा था अमाउंट हमेशा बराबर रहेंगे। कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी, गिव एंड टेक होगा दो लोगों में, वैल्यू जो रहेगी वो डेबिट क्रेडिट की वो हमेशा सेम रहेगी। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या फिर लायबिलिटीज का टोटल किसके बराबर है? एसेट्स माइनस कैपिटल। कैपिटल किसके बराबर है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के बराबर। तो कुछ भी हम प्लस माइनस करें, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ खरीदी तो आपसे पैसा जाएगा लेकिन उतनी वैल्यू की चीज़ भी आपके पास आ जाएगी। तो जितना पैसा गया, एक एसेट आपका कम हुआ, उतना दूसरा एसेट आपके लिए क्रिएट हो गया। या आपने किसी को कोई पेमेंट की
आपने कुछ गुड्स खरीदी, आप गुड्स खरीदोगे तो आपके पास गुड्स आएंगी और आपसे कैश जाएगा, गुड्स बेचोगे तो कैश आएंगी और गुड्स जाएंगी। तो इस तरह से जब भी हम कोई ट्रांजैक्शंस करेंगे तो अल्टीमेटली उसका जो नेट इफेक्ट है वो दोनों साइड्स को बराबर कर देगा। तो चलिए समझते हैं ऐसी ट्रांजैक्शंस के बारे में। इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस, जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या आएगा। सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम इन द अपोजिट साइड, यानी ट्रांजैक्शन जो है दो आइटम को अपोजिट साइड में इफेक्ट करे। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, एक एसेट हमारा इंक्रीज हो जाना और एट द सेम टाइम एक लायबिलिटी का भी इंक्रीज हो जाना। ये कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे मान लो अकाउंटिंग इक्वेशन हम कहते हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब यहां पे कहता है इंक्रीज इन एसेट। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज मैंने गुड्स खरीदी, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स क्रेडिट पे खरीदी, उधार पे मैंने कुछ गुड्स या स्टॉक खरीदा। इसका मतलब मेरे पास जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। गुड्स मेरे लिए एसेट है और एसेट की वैल्यू मेरी इंक्रीज होगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जितने की, सपोज करो मैंने 5000 की गुड्स खरीदी तो 5000 के मेरे एसेट्स यानी स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि ये क्रेडिट में खरीदी गई, उधार है, तो उधार हमारी क्या है? लायबिलिटी। तो इसका मतलब एक मेरे पास लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और अल्टीमेटली आपने देखा दोनों साइड्स बराबर। तो यही इसने कहा था, इंक्रीज इन एसेट, हमारा एसेट इंक्रीज हुआ और इंक्रीज इन लायबिलिटी, और हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि हमने जो एसेट खरीदा वो उधार पे लिया था, तो उधार हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो जितने का आपके पास एसेट आया उतनी आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये इस तरह की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी, कि एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होना और हमारी लायबिलिटीज का भी डिक्रीज हो जाना। तो यहां पे फिर से मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब इसको हम कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि जो हमने उधार लिया था 5000 का, सपोज करो अब हमें उसको पे कर देना है। तो अल्टीमेटली जब हम उधार पे करेंगे, जैसे ट्रांजैक्शन है पेड टू क्रेडिटर, कि मैंने क्रेडिटर को पे किया, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मैं पे किस फॉर्म में करूंगा? कैश की फॉर्म में। एसेट मेरा कैश है, तो मेरा कैश सपोज करो कि 5000 कम हो जाएगा, उतनी ही मेरी जो पहले लायबिलिटी थी, पहले कितनी की थी? 5000 की, इतनी ही मेरी लायबिलिटी भी 5000 कम हो जाएगी। तो आप देखोगे दोनों साइड से 5-5000 रुपया माइनस कर रहा हूं, तो माइनस करने के बाद जो भी इसका इफेक्ट आएगा दोनों साइड्स को बराबर कर देगा। आई होप ये क्लियर है आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, एसेट की इंक्रीज होना और ओनर की कैपिटल। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इंक्रीज इन एसेट, मान लो ओनर ने बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस, सपोज ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, तो अल्टीमेटली बिजनेस के पास 1 लाख के एसेट्स आ जाएंगे। ये मैंने पहले भी समझाया था कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। अगर ओनर कोई बिजनेस शुरू करता है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में 1 लाख रुपया आया, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, तो इसका मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास 1 लाख रुपया आया है, लेकिन उतनी ही बिजनेस की कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब अकाउंटिंग टर्म्स करवाई थी कि जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए ये एक लायबिलिटी है और इस लायबिलिटी को हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसा बिजनेस का खुद का नहीं है, ये ओनर का है। ओनर बिजनेस के लिए जस्ट एक क्रेडिटर है जिसने एक लोन दिया हुआ है, एक कर्ज दिया हुआ है। तो ओनर ने जब बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के एसेट्स इंक्रीज हो गए, साथ ही साथ एक बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। इसको लायबिलिटी नहीं कहते, हम कैपिटल कहते हैं। इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी की, जो कि वो पैसा जो बिजनेस ने सिर्फ ओनर का देना है। तो आपने देखा कि जैसे आपके एसेट्स इंक्रीज हुए वैसे ही आपकी बिजनेस की कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डिक्रीज इन ओनर कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट, कि ओनर की कैपिटल डिक्रीज हुई और एसेट्स भी डिक्रीज हुए। अब 1 लाख रुपए हमने लगाया था, इसी में कर लेते हैं, इस ट्रांजैक्शन को इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। सपोज करो कि ओनर ने विड्रॉ कर लिया, ओनर विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, कि ओनर ने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल लिया। अब आप देखोगे
जब पैसा लगाया था तो हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हुई थी और बिजनेस का कैश भी इंक्रीज हुआ था, लेकिन जब ओनर पैसा निकाल लेगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस से पैसा जा रहा है। मान लो उसने 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, तो करेगा कहाँ से? अपनी कैपिटल से। जो पैसा उसने लगाया था, अगर कैपिटल लगाने पे इंक्रीज हो जाती है तो वापस निकालने पे फॉर पर्सनल यूज डिक्रीज भी हो जाती है। तो हम देखेंगे कि दोनों में से माइनस कर देंगे 10,000 जो ओनर ने विड्रॉ किया, तो आप देखोगे कि दोनों साइड्स आपको बराबर फिर से दिखेंगी। तो ये एक एग्जांपल आ गई, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, ओनर की कैपिटल डिक्रीज हुई, डिक्रीज इन एसेट, और हमारे एसेट्स भी डिक्रीज हो गए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आ गया ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि ट्रांजैक्शन एक ही साइड का मतलब हो गया एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कि या तो सिर्फ एसेट्स को इफेक्ट कर रही है या फिर कैपिटल या लाइबिलिटीज को, मतलब इसका इफेक्ट दोनों साइड्स पे नहीं आ रहा। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। मान लो मैं कहता हूं परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स खरीदी, इसका मतलब कि मेरे पास एक चीज आई, यानी क्या आया? गुड्स आई, वो मेरी इंक्रीज हो जाएंगी और मेरा कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब मैं गुड्स खरीद रहा हूं कैश में, इट मींस जो मेरा कैश है, कैश मेरा डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो मेरे पास गुड्स आई, यानी एक दूसरा स्टॉक आ जाएगा मेरे पास, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको अगर हम ज़्यादा क्लियरली लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, आपको बाइफरकेट कर देना है, एक आपको एसेट में कैश का कॉलम बना लेना है, एक स्टॉक का। तो मान लो अगर हमने गुड्स खरीदी तो जो कैश आपका वो कम हो जाएगा, मान लो 10,000 की गुड्स खरीदी और इतने का आपके पास 10,000 का स्टॉक आ जाएगा, तो आप देखोगे कि दोनों साइड बराबर होगी। एक तरफ से आपका कैश 10,000 कम हुआ बिकॉज आपने गुड्स खरीदी और आपका गुड्स खरीदने का तरीका क्या था कि आपने कैश पेमेंट की, दूसरी तरफ आपके पास उतनी वैल्यू का स्टॉक आ जाएगा तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है कि इंक्रीज इन एसेट मतलब एक एसेट का इंक्रीज हो जाना और दूसरे का डिक्रीज हो जाना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी का डिक्रीज होना और एक का इंक्रीज हो जाना। फॉर एग्जांपल सपोज करो दोस्तों कि यहाँ पे 50,000 की एक लाइबिलिटी थी, मुझे किसी का 50,000 देना था। अब मान लो मैंने एक लोन लिया, लोन टेकन टू रीपे अनदर लोन, अब मैंने एक लोन लिया दूसरे लोन को रीपे करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक लाइबिलिटी पे करनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसी से कुछ पैसा ले लेता हूँ, उस पैसे को मैं जो अपनी पुरानी लाइबिलिटी है या पुराना कर्ज है उसको चुका देता हूँ। तो ये एक एग्जांपल है कि आपने एक लाइबिलिटी चुका दी, लेकिन उस लाइबिलिटी को चुकाने के लिए आपने एक और कर्ज ले लिया। तो सपोज करो कि मैंने किसी से कुछ कर्ज ले लिया 50,000 का, वो कर्ज मैंने इस लाइबिलिटी को चुकाने में लगा दिया। ये लाइबिलिटी तो मेरी खत्म हो गई, लेकिन एक और कर्ज मेरे सामने खड़ा हो गया 50,000 का। आपने कर्ज लिया, आपकी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम वही कर्ज आपने दूसरी लाइबिलिटी को देने में लगा दिया, तो आपकी एक लाइबिलिटी डिक्रीज भी हो गई। अल्टीमेटली आपके पास 50,000 का फिर से एक लाइबिलिटी है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जब आप कि एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और एक इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप एक तरफ से कर्ज लेते हो और दूसरा कर्ज चुका देते हो। तो जो कर्ज चुकाया वो लाइबिलिटी डिक्रीज और जिससे कर्ज ले लिया वो लाइबिलिटी इंक्रीज। तो इस तरह से हम अकाउंटिंग क्वेश्चन को करते हैं। अब इसका कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर इसका क्वेश्चन इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एक ट्रांजैक्शन को लेके पूछ सकते हैं कि इससे हमारी कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा, या फिर हमारी लाइबिलिटीज़ पे क्या इफेक्ट आएगा, या हमारे एसेट्स पे क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करूं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब मैं कहता हूं कि एसेट्स को हम बाइफरकेट कर देते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कैश है, स्टॉक है, आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी बना सकते हो, प्लस मान लो एक फर्नीचर भी है, और हमारे पास इसके सामने कैपिटल और लाइबिलिटीज हैं। मैं कहता हूं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर, मैंने कैश और फर्नीचर के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। अब दोस्तों कैश, सपोज करो कि मैंने 1 लाख रुपए का कैश, सपोज करो स्टॉक मेरे पास अभी कुछ नहीं है, और मैंने 50,000 का फर्नीचर भी लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि कुल कैपिटल मैंने कितनी इन्वेस्ट कर दी? 1,50,000। आपको याद होगा मैंने कहा था
कि जो पैसा या रिसोर्सेज आप किसी बिजनेस को शुरू करने में लगाओगे वो आपकी कैपिटल है। तो पैसा 1 लाख और रिसोर्सेज मतलब एसेट्स 50,000, यानी कुल कैपिटल बिजनेस को शुरू करने में लग गई 1,50,000। अब मान लो मैं कहता हूं कि मैंने गुड्स खरीदी, परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने कैश में गुड्स खरीदी। मान लो कि मैं 20,000 की गुड्स कैश में खरीद रहा हूं। इसका मतलब ये होगा कि जब मैंने कैश में गुड्स खरीदी तो मेरा कैश 20,000 कम हो जाएगा क्योंकि मुझे पेमेंट करनी है, लेकिन उतनी वैल्यू की मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, यानी गुड्स मतलब स्टॉक, उतनी वैल्यू का मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। तो मैंने कहा था जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे आप देखोगे कि दोनों साइड्स उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के बाद जब टोटल करोगे तो आपको बराबर दिखेंगी। अब जैसे 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दिया तो बचा 80,000, ये 20,000 था तो 20 का 20 ही रहेगा, और हमारे पास फर्नीचर 50,000 के थे वो वैसे ही रहेंगे, इज इक्वल टू 1,50,000 कैपिटल आपकी जितनी थी आपने उतनी ही नीचे लिख लेनी है। तो आप देखो दोनों साइड्स आपकी बराबर हो गई। मैं कहता हूं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने कुछ गुड्स क्रेडिट पे खरीदी मतलब उधार है। अच्छा, गुड्स खरीदी सपोज करो 10,000 की, अब स्टॉक तो आपका इंक्रीज होगा ही, आप चाहे कैश में खरीद लो या क्रेडिट में परचेज कर लो, आपका स्टॉक तो इंक्रीज होगा। और यहाँ पे मेरा स्टॉक कितना इंक्रीज हो गया, 10,000 का, मैं प्लस कर लूंगा। अब यहाँ पे आपने जो गुड्स खरीदी वो क्रेडिट में है, यानी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है, इट मीन्स आपने फ्यूचर में पे करनी है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी लाइबिलिटी भी 10,000 इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर आप इसका टोटल करोगे तो देखोगे कि दोनों साइड्स आपको बराबर दिखेंगी। 80,000 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 80,000 ही रहेगा। 20,000 के स्टॉक पहले था, 10 का हमने और खरीद लिया, कुल स्टॉक 30,000 का हो गया। और 50,000 के हमारा फर्नीचर था, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये सेम रहा। अब यहाँ पे आपको दिखेगा 1,50,000 प्लस 10,000, 1,60,000 हो गया। अब इसका टोटल भी कर लो, 8 3 11 और 5 16, यानी ये भी 1,60,000। नेक्स्ट मैं लेता हूँ सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब मैंने गुड्स कैश में बेची। भाई जब हम कोई चीज़ कैश में बेचेंगे इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास कैश आ रहा है। और मान लो मैंने कैश में जो गुड्स बेची वो 20,000 की थी, तो मेरे पास कैश आ गया 20,000, लेकिन वो कैश मुझे कैसे आया, मुझे उसके लिए अपनी गुड्स यानी स्टॉक देना पड़ा। तो मैंने कितने का स्टॉक दे दिया, 20,000 का। एक तरफ मेरे पास 20,000 का कैश आ गया, लेकिन उतनी वैल्यू के मेरे पास स्टॉक या गुड्स कम हो गया। तो अल्टीमेटली अब आप इसका जब टोटल करोगे फिर से आपको ये बराबर दिखेंगी दोनों साइड्स, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 50,000। तो आप देखोगे कि फिर से कितना हो गया, 1,60,000। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 1,50,000 प्लस 10,000। अब जो हमने गुड्स खरीदी थी क्रेडिट पे, मान लो अब क्रेडिटर को हम पेमेंट कर रहे हैं, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिससे हमने उधार लिया था 10,000, हमने 10,000 क्रेडिटर को पे कर दिया। इट मीन्स जब आप पेमेंट करोगे तो कैश की फॉर्म में करोगे या फिर चेक की फॉर्म में। अगर नहीं लिखा इट मीन्स कैश में पेमेंट की, तो आपका कैश 10,000 कम हो जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि अब आपने पेमेंट कर दी तो आपकी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, जितनी आपने पेमेंट की। अब आप इसका फिर से टोटल करके देखो, ये कितना हो गया 90,000, यहाँ पे ये 10,000 है तो सेम ही रहेगा। फर्नीचर आपका 50,000 है, सेम ही रहेगा। तो ये साइड हो गई 1,50,000। अब वहाँ पे भी देखो 1,50,000 आपकी कैपिटल थी, सेम रही। यहाँ पे 10 में से 10 माइनस हो गया तो ये नील हो गया, ये भी दोनों साइड्स बराबर। तो इस तरह से आप देखते हो कि कोई भी हम ट्रांजैक्शन करें उसका इफेक्ट चाहे एसेट साइड में आए या कैपिटल या लाइबिलिटी साइड में आए या दोनों साइड्स में आए, अल्टीमेटली वो दोनों इक्वेशंस को बराबर कर देता है। तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, आप उसको ज्वाइन करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।